ओम प्रकाश जी नहीं है बड़ा जय संविधान प्रकाश। साथियों, ये कार्यक्रम फेसबुक के AIBCA टीवी पेज पर लाइव है। मैं चैट बॉक्स में उसका लिंक डाल दे रहा हूं, आप उसको शेयर कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, अभी हमारे बीच में लगभग 36 पार्टिसिपेंट्स हैं और मैं 1 बाय 1 आमंत्रित करता हूं। और सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए आपको हरिशर मंडल जी ने कुछ बातें बताई, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं विश्वजीत यादव जी से, जो आज का विषय है नीट में जो आरक्षण है OBC का वो समाप्त कर दिया गया है, उसको पुनः लागू करवाने के लिए अब हमारी क्या रणनीति हो सकती है, इस पर विचार करने का कष्ट है। आदरणीय विश्वजीत यादव जी। विश्वजीत यादव जी, आपने अपना हैंड रेज भी किया, अपनी बात रखें। अपने आप को अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करिए सर अपने आप को। विश्वजीत यादव जी, विश्वजीत यादव जी अनम्यूट नहीं है। जय मंडल जी जी जय मंडल सर। जी सर चैट कर रहे थे थोड़ा। ओके ओके जय मंडल जी, आज के विषय पर आप अपने विचार रखें। जय मुनिवास सर। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है। विश्वजीत जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखें। जी सर, हम अभी इंटर पास इसी साल किए हैं और सोनू भैया के मार्गदर्शन में हमको सोनू भैया से आज 4 साल पहले, सोनू यादव जी जो इसमें है अभी मीटिंग में, तो 4 साल पहले हम उनसे मिले थे, तो वो बात कर रहे थे। अभी आरक्षण पर अभी परसों बात हुआ था, तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे सभी साथियों से कि अगर हमको 100 फीट गड्ढा खोदना है तो अलग अलग। सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही, बोलिए बोलिए। अगर हम लोग 10 आदमी मिलकर 10 जगह पे 10-10 फीट खोदेंगे गड्ढा, तो 100 फीट नहीं कहलाएगा। अगर हम सभी लोग एकजुट होकर एक जगह पर गड्ढा खोदेंगे तो असली 100 फीट कहलाएगा और हमारी संगठन भी मजबूत होगा और हमारी लड़ाई जो ये इतने दिनों से ये लोग राज कर रहे हैं हम लोगों पर, विदेशी लोग, इस लड़ाई को भी हम जीत सकते हैं। ऐसे ये लोग आरक्षण को तो खत्म कर ही दिए हैं, OBC का, ऐसे BPSC का भी आप रिजल्ट देखे होंगे और नीट का भी देख ही लिए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमको पहले एकजुट होना जरूरी है, उसके बाद कोई लड़ाई हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जिनको अपनी बात रखनी है वो अपना हैंड रेज भी कर देंगे और मैं 1 बाय 1 एक एक साथी को आमंत्रित करता हूं। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है सामाजिक परिवर्तन गठबंधन के तत्वाधान में आयोजित है और उसका उद्देश्य है, ये बहुत सारे संगठनों का एक संगठन है, उसके जो है यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जुड़े हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में ओम प्रकाश जी ने हैंड रेज किया, उनको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय ओम प्रकाश जी, अपनी बात रखें और जिन्होंने अपनी बात रख ली अपना हैंड नीचे कर लें। जी सर। जी, सबसे पहले जितने भी आमजन जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में, हम ओम प्रकाश सभी का स्वागत करते हैं। सर, ये बोलना चाहते थे कि ये सरकार जो है एक OBC का प्रधानमंत्री अपने आप को कहलाती है,
और वही प्रधानमंत्री ओबीसी के सारे अधिकार को आज खत्म कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये नॉमिनेट प्रधानमंत्री है जो कि दूसरे के इशारे पे काम करती है? तो इसको समझना होगा कि ये जो प्रधानमंत्री है कि 70 साल कांग्रेस को दोष देती आ रही है और मनमोहन सिंह को एक मतलब ये दूसरे के इशारे पे काम करने वाले प्रधानमंत्री सब्स्टिट्यूट कर रही थी आज तक। तो हम ये बोलना चाहते हैं सर, ये प्रधानमंत्री जो है जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी के ही सारे अधिकार को खत्म कर रही है, इस पे आप अपनी राय व्यक्त करें और हम लोग भी इसका उत्तर खोजने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये संविधान से इनको क्या दिक्कत है, जबकि संविधान तो हमारे हक और अधिकार के लिए खड़ी रही है और उसमें हमारा हक और अधिकार सारा निहित है। जी थैंक यू, धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। साथियों, आज इस मीटिंग के बुलाने का उद्देश्य ये है कि जो है विश्वजीत जी, आपसे अनुरोध है अपना शर्ट डाल लें, पूरे दुनिया देख रही है कार्यक्रम को, या वीडियो ऑफ कर लें। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ओबीसी आरक्षण पर सदियों से, जब से ये संविधान लागू हुआ है तब से कुटाराघात जारी है। तो मिला नहीं ओबीसी को, जो थोड़ा बहुत था उसको भी खत्म कर दिया गया, और खासकर नीट के आरक्षण को लेकर के कि उस आरक्षण को लागू कराने के लिए हमारी क्या रणनीति हो सकती है। आदरणीय विपिन कुमार जी ने अपना हैंड रेज किया, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ वो अपनी बात रखें। आदरणीय विपिन जी। हाँ नमस्कार सर। इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम माननीय सदस्यगणों को मेरा सादर प्रणाम और जय संविधान, जय मूल निवासी। जय मूल निवासी, जय संविधान। सबसे बड़ी बात है कि आज जो आपने टॉपिक डिसाइड किया है कि नीट में जो ओबीसी कैंडिडेट का आरक्षण का मसला है जी, उसके उसके बारे में परिचर्चा होनी जी। तो इस परिचर्चा में मैं जब से लिंक देखा व्हाट्सएप में एक ग्रुप में तो मैं बहुत ही उत्सुक था जी कि चलो इस पर भी कुछ लोग लगे हुए हैं, जो कि हमारा आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन जी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एडमिशन की पोर्टल है, जो भी सिस्टम है, या तो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, आईआईएम हो, जो भी इलिट इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, उसमें अभी तक महरूफ रखा गया है। जो भी ओबीसी कैंडिडेट है उनका आरक्षण लागू नहीं किया गया। अभी नीट जो कंडक्ट करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कर रहा है, ठीक है। इसके पहले विगत आई थिंक 5 या 6 साल से हो रहा है, एनटीए कंडक्ट कर रहा है इसको, और इसके पहले सीबीएसई कंडक्ट करती थी डायरेक्ट। सेकेंडरी बोर्ड जो है अपना सेंट्रल सेकेंडरी बोर्ड, ऑल इंडिया कोटा का 15% मेडिकल सीट को अपने अंडर लेकर के सीबीएसई एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। उस समय भी ओबीसी कैंडिडेट को उसमें आरक्षण मिला। तो देर से ही सही, लेकिन हम लोग जागृत हुए हैं और बहुत सारी संगठन इस पे अपना ध्यान देना शुरू किया है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में सरकार को इस विषय में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आबादी 80% 85% है, इंक्लूडिंग दलित कहिए, तो दलित को तो रिजर्वेशन बहुत पहले से मिलते आ रहा है, तो उनको दे दिया गया। सबसे बड़ी समस्या इसमें कहाँ है, जो मुझे लगता है कि आप जो भी है सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी नौकरियां हैं, सब में आप आरक्षण दे रहे हैं ओबीसी। तो मेडिकल एजुकेशन में क्या खास है जो आप इसको डिप्राइव कर रहे हो इस सोसाइटी में? तो मैंने एक लास्ट 2-3 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि नेशनल ओबीसी कमीशन हैज टेकन कॉग्निजेंस एंड आस्क्ड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एनटीए कि क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। अब पता नहीं कितना इफेक्टिव ये स्टेप है, आई डोंट नो,
लेकिन जो हमारे चेयरमैन है ओबीसी के, जो अब इसका संवैधानिक दर्जा मिल चुका है, तो सरकार को हमारे जो मेरा विचार है, जो मेरा मानना है, सरकार पर दबाव देने के लिए हमारा ओबीसी जो कमीशन है, जब उसको भी संवैधानिक दर्जा मिल चुका है, तो ओबीसी कमीशन के थ्रू दबाव पड़ना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी अमेंडमेंट करो, और जो भी नीट का नोटिफिकेशन एनटीए के द्वारा हुआ है भरने का, उसमें एक कॉलम का व्यवस्था किया जाए कि वेदर द कैंडिडेट बिलोंग्स टू ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी और एससी और एसटी कैटेगरी। तो इसके लिए हमको आवाज उठाना। दूसरी बात, अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर ओबीसी, अभी फिलहाल एक सप्ताह पहले आई थिंक मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें 27 ओबीसी मंत्री बनाए गए, लेकिन क्या फायदा? एक आदमी अभी आवाज उठा रहा है कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए नीट में, कोई नहीं बोलता। पद मिल गया, अपना काम चलो चल रहा है। तो इसके लिए सामाजिक जितने भी संगठन हैं, जिनका उद्देश्य है दबे कुचले पिछड़े समाज का उत्थान करना, इनको एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इसका जबरदस्त विरोध करना होगा। नेशनल ओबीसी कमीशन से रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए गवर्नमेंट को, या आप इसको देन एंड देयर तुरंत लागू करें, अदरवाइज बहुत हम लोग इस पर धरना प्रदर्शन जो भी होगा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे। और ये विरोध किसी खास जगह से नहीं होना चाहिए, अक्रॉस द कंट्री होना चाहिए, ताकि ये बहरा जो गूंगी बहरी सरकार बैठी है दिल्ली में रायसीना हिल्स में, उनके कानों तक आवाज पहुंच सके। और इसी तथ्यों के साथ मैं अपने वक्तव्यों को विराम देता हूं, क्योंकि बहुत समय लेना मुनासिब नहीं है। और मैं सबको फिर से जय संविधान, जय मूल निवासी। जी जी जी, जय संविधान सर। थैंक यू सर, आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत बढ़िया बात कही। साथियों, जो है आजकल जो देखने को आ रहा है, इसमें वर्तमान केंद्र सरकार जो है वो एक तरह से ढोल पीट की नजर आई कि पिछड़ों की सरकार है, पिछड़ों के हितों के लिए काम करेगी, और उसमें पिछड़े वर्ग के बहुत सारे मंत्रियों को शामिल किया गया है। पर मुझे नहीं लगता उन पिछड़े वर्ग के नेताओं के पास, उस प्रधानमंत्री के पिछड़े वर्ग के उस प्रधानमंत्री के पास ओबीसी के हक अधिकार के लिए कुछ मुद्दा हो, या उन मंत्रियों के पास कुछ इस तरह के मुद्दे मौजूद हो। अभी तक देख रहे हैं कि जो जाति आधारित जनगणना है वो नहीं हुई, और ये नीट वाला मामला अभी तो मंत्रियों ने बनते ही सारे इस नीट में जो है आरक्षण को समाप्त किया, तब तक जारी रखा। तो सवाल इस बात का है कि जो है ना, हमें उस बिंदुओं पर विचार करना है जिन बिंदुओं पर जो है इसको हम लागू करवाने के लिए कौन सा हथियार या कौन सा हथकंडा अपनाए। धरना प्रदर्शन, ज्ञापन और इस तरह से मंत्रियों से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना, इस तरह की बातें इसमें रखी जा सकती हैं। आदरणीय धनी प्रसाद निषाद जी से अनुरोध है वो अपनी बात रखें आज के विषय पर। हेलो जी, धनी प्रसाद निषाद जी। सभी को जय भारत, जय संविधान सर। अरे ये हमारे जो वर्तमान सरकार है जी, ये ज्यादातर जाति आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है। अब उनके जो कश्मीरी ब्राह्मण है वो राष्ट्रीय समस्या है, क्योंकि वो ब्राह्मण है। लेकिन जो आदिवासी है 20 लाख, उनकी कोई समस्या नहीं उजाड़ रहे हैं। ओबीसी का जो हक अधिकार है छीना जा रहा है, उसका कोई राष्ट्रीय समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमारे लोगों को अभी 27 ओबीसी, 12 एससी और 8 एसटी मंत्री परिषद में जोड़ा गया। ये इसीलिए जोड़ा गया है कि हमने ओबीसी को आकर्षित कर लिया। तो कभी हमें रोस्टर प्रणाली डाल देता है, तो कभी नीट डाल देता है, तो कभी यूपीएससी डाल देता है। अभी जाति आधारित सेंसस कराने के लिए पूरे देश में एक मुहिम छेड़ रही थी, अब उसको बीच में ये डाल दिया। हम क्या है, उलझते रहते हैं, सोल्यूशन हमारा कोई नहीं होता। हमारा सोल्यूशन क्यों नहीं होता? हमें वो कमजोर समझता है, हमें बिकाऊ समझता है, हमें एक दूसरे के साथ लड़ा करके अलग अलग करने में माहिर अपने को समझता है। जब तक हम ये समझ करके और इकट्ठा हो करके इस मसले को राष्ट्रीय स्तर पर हम एजेंडा नहीं बनाएंगे,
सभी समाज को जोड़ेंगे नहीं, तब तक ये सरकार हमें कुछ नहीं समझती। क्योंकि हमें तत्काल प्रभाव से ओबीसी जितने एमपी एमएलए हैं, जितने इससे संबंधित किसी भी स्टेट में मिनिस्टर हो, कोई हो, राज्यपाल हो, उसको ज्ञापन देने की जरूरत है। इस हैंड बिल के द्वारा पूरे यूनिवर्सिटियों में देश के जो राष्ट्रीय हैं, जो प्राइवेट हैं, सभी जगह हैंड बिल पंपलेट बांटे जाए, और जहां तक हो उसमें जितने संबंधित हैं हर स्टेट के राज्यपालों, चीफ मिनिस्टर जो ओबीसी से संबंधित हैं, उनको भी हम ज्ञापन दें, उनको ओबीसी कमीशन को भी ज्ञापन दें, विपक्ष के नेताओं को भी हम ज्ञापन दें, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस विषय पर इतना ज्यादा प्रचारित कर दें अपने मुहिम को कि सरकार सोचने में भी मजबूर हो जाए। जब तक हम अपने संगठन को, अपने समाज के जनसंख्या को प्रदर्शित नहीं कर पाते, संगठन को दिखा नहीं पाते, सरकार गूंगी बहरे अत्याचारी है। आप सच बोलेंगे देशद्रोही है, झूठ बोलेंगे देश प्रेमी है। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि तत्काल प्रभाव से हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, और ये जितना ज्यादा प्रचारित हो सके, जो भी चीजें लगाई जाए, इसमें जो भी इकोनॉमिकल भी हो, हम सारे मदद तन मन धन से करने के लिए तैयार हैं। आप जो भी वहाँ यहाँ से निर्णय होगा, हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी बहुत जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सर। आपने बहुत ही सार गर्भित बातों में बताया कि जितने भी हमारे पिछड़े वर्ग के सांसद हैं, विधायक हैं, नेता हैं, पार्टियों के अध्यक्ष हैं और ओबीसी कमीशन बना हुआ है, उनके सामने प्रदर्शन किया जाए, ज्ञापन दिया जाए और अपनी बात विस्तार से रखी जाए। थैंक यू सर। अब मनोज यादव जी से अनुरोध है, मैं आप आज के विषय पर अपनी बात रखें। नीट में जो आरक्षण समाप्त किया गया है और उस आरक्षण को लागू कराने के लिए हमें कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। जी मनोज यादव जी। मनोज यादव जी ने अपना हैंड रेज किया था। अब मैं यहाँ पर जो है अनुरोध करता हूँ आदरणीय गुलज्ञानी अंसारी जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें और आज के विषय पर चर्चा रखें। गुलज्ञानी अंसारी जी। नहीं, आप है नहीं है। ये रेडमी जी, अपना जो है नाम क्या है? विश्वजीत यादव जी, रेडमी जी। हम तो सर। जी सर। जय मंडल। जय मंडल। अभी तो मनोज यादव जी ने हैंड रेज किया था, है नहीं। मैं आप ही से अनुरोध करता हूँ आज के विषय पर अपनी बात रखें। पहचान पा रहे हैं सर हमको? जी पहचान रहा हूँ, विश्व यादव, गणपति मंडल के नाती। जी जय मंडल सर। जी जी जी, आज के विषय पर अपनी बात रखें। सर हम लोग तो अभी लर्निंग पीरियड में, हम लोग तो सोच रहे हैं कि सुनेंगे आप लोगों से, उसके साथ ही आप लोग जो राय सलाह देंगे, जी जी जी, हम लोग उसमें जुड़ करके जितना संभव हो सकेगा हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। जी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर हम लोगों की राय पूछी जाएगी तो हम लोग तो, और इसमें दूसरी सबसे बड़ी खास बात है कि युवाओं के अंदर वो भी माने एक गलत धारणा बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि उसके अंदर ओबीसी जो है वो कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, उनके क्या डिमांड्स हैं, उनकी मांगे क्या है, उनके मुद्दे क्या है, उनकी लड़ाई क्या है, ये उनको समझ नहीं है। तो हमको लगता है कि अगर इस लड़ाई को आगे ले जाना है तो इसमें सबसे बड़ी भागीदारी युवाओं को करनी पड़ेगी, उनको जोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए जिला या मुख्यालय तक युवाओं के बीच जा करके ओबीसी के मुद्दों को समझाना पड़ेगा, और तब ओबीसी के यूथ को जोड़ करके कानून खड़ा करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अगर पूरे यूथ इस मुद्दे को समझ जाएंगे और जब सब लोग यूनाइट होकर खड़े हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी नेता के पास ज्ञापन सौंपने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि
उसको पहले से ही मालूम है कि वो, तो मान लीजिए पहले से मालूम है कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे समाज के साथ, हमारे लोगों के साथ कोई लोग खिलवाड़ कर रहा है, तो उसको तो मालूम है, तो फिर उसके पास हम ज्ञापन दे कहने से पहले ही वो आवाज उठाता। जैसे कि तेजस्वी यादव ने बिहार में, सोनिया गांधी ने भी, चंद्रशेखर राव ने भी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने भी आवाज उठाई है, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर अपना बात रख रहे हैं जी। तो जिन लोगों से उम्मीद है उनके साथ हम जा सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी और योगदान जो है युवा कर सकता है। तो मेरा ये मानना होगा कि युवाओं को जोड़ना पड़ेगा सबसे अधिक, जी जी जी, और थैंक तब यू, जाकर के खड़ा करना पड़ेगा थैंक यू, थैंक जिला यू। मुख्यालय युवा में, शक्ति को और आगे उसके लेना बाद होगा। फिर और जी जी, धन्यवाद। अब मैं ज्ञानेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ, ज्ञानेंद्र उमराव जी, ठीक है सर, थैंक यू आज के सर, विषय जय पर अपनी मंडल। बात रखें। जी, ज्ञानेंद्र उमराव जी। जी जी सर, जी सभी को गुड इवनिंग। और हम ये कहना चाह रहे थे कि 25 तारीख को इसकी मीटिंग है अपनी दिल्ली में, तो उसमें हम भी आएंगे और वहीं हमें लग रहा है कि ज़्यादा विस्तृत में बातें हों। बाकी यहाँ जो है अपना, हम लोग अपने लोगों को बात कर रहे हैं कि नहीं हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम एक संगठन के साथ आते हैं तो एक बहुत बड़ी ताकत होती है। तो इस ताकत को बरकरार रखने के लिए अब हम लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये संगठन कोई भी हो, सबकी जरूरत वही एक है, तो अब एक जगह सबको आना ही चाहिए, यही हमारा कहना। जी जी, थैंक यू, बहुत और बहुत धन्यवाद। इसमें सबसे ज्यादा योगदान जो आगे आने वाली जनरेशन है, उसको आप जिस तरह से मोड़ना चाहेंगे, उसको हम लोग आपस में बैठ करके बात करके उनको हम अपनी श्रेणी में ला करके खड़ा करते हैं और उसके बाद अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जो आज की यंग जनरेशन है, उनके पास सोशल मीडिया से इतना अच्छा कनेक्शन है उन लोगों का आपस में, जो बॉन्डिंग है वो अभी हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन थोड़ा पहले की बात की हो गई, और जो यंग जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो बहुत तेज है। तो हमें उसको जोड़ करके अपने कार्यों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जी, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं भरत कुमार जी से अनुरोध करता हूँ, आज के विषय पर अपनी बात रखें। भरत कुमार जी। हमारे सभी ओबीसी महानुभावों को सादर नमस्कार। अभी मैं जो अभी तक अनुभव किया कि हमारा समाज जैसे लग रहा है कि सोया हुआ है, लेकिन इधर अचानक 2-3 साल में हमने देखा है कि हमारे समाज के, ओबीसी समाज के कई संगठन भिन्न भिन्न नामों से मतलब इस अभियान को चलाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें हम लोगों का काम ऐसा होना चाहिए कि जो टुकड़ों टुकड़ों में कार्य चल रहा है उसको संगठित किया जाए। और अभी तत्काल जो सामने विडंबना है भारत सरकार की, इसके लिए एक भारत बंद की रैली होना अति जरूरी है और इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा समाज जो है, हम लोग ओबीसी हैं, हम लोग को भूल जाना चाहिए कि हम कौन से जाति से हैं। जैसे हमें सामना अभी हो रहा है अपर कास्ट से, हमारा हकमारी कर रहा है अपर कास्ट, और अपर कास्ट में क्या होता है कि वो लोग किसी जात से नहीं जाने जाते। ये नहीं कहता है कि मैं कैस्ट हूँ, ये नहीं कहता कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये नहीं कहता कि मैं राजपूत हूँ, वो अपने आप को अपर कास्ट मानते हैं, जनरल कैटेगरी। तो हम लोग ओबीसी से आते हैं, हमारे ओबीसी के जितने भी भाई हैं वो भूल जाए थोड़ी देर के लिए कि हम किस जात से आते हैं। हम सभी भाई हैं और हम लोगों को एकत्रित होना होगा, जाति के नाम पर नहीं, ओबीसी के नाम पर हमें एकत्रित होना पड़ेगा। तत्काल एक आंदोलन की जरूरत है, एक रैली की आवश्यकता है, इसमें विलंब करना ठीक नहीं होगा। अभी जैसे इससे पहले सर ने कहा कि 25 तारीख को मीटिंग है दिल्ली में, मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर, जहां तक हम लोगों का संपर्क जा रहा है,
हम लोगों को इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए। तत्काल एक आंदोलन, एक रैली की आवश्यकता है। जिस तरह से हमारा पर काटा गया है संविधान से हटके जाके, एक तो हमें पूर्ण आरक्षण नहीं मिला था, रिजर्वेशन में भी जैसे नवोदय विद्यालय में 1 या 2 साल पहले हमें वो भी 7% शायद आरक्षण मिला, उससे पहले बिल्कुल 0 था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारा 0 है, नीट में अब 0 कर दिया है। तो अपर लेवल में बिल्कुल हम लोगों का नगण्य है, एक प्रोफेसर तक नहीं मिलता केंद्रीय विश्वविद्यालय में। तो इन सब बातों को लेकर हम लोगों को आक्रोशित होकर आगे आना पड़ेगा, ऐसे नहीं सुनेगा सरकार। जी जी जी। और अगर हम अभी तक तैयारी ही करते रहेंगे तो लेट होगा। तत्काल हमें अपने ताकत को, अपने जनसमूह के ताकत को दिखाना पड़ेगा इस सरकार को। कारण भारत में सबसे ज्यादा आबादी हमारी है और हमारे साथ इस तरह का हो रहा है व्यवहार, तो ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। मैं अब रुकने के मूड में नहीं हूं कि मैं इंतजार करूं। किस घड़ी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आगे का काम होगा, लेकिन तत्काल एक आंदोलन का आवश्यकता है अभी, जिसकी मांग है। तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि भिन्न भिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़े हुए हैं हम लोग, फेसबुक के थ्रू ओबीसी महासभा कई जगह चल रही है, तो हम लोग संपर्क करें एक दूसरे से और इस पर तत्काल एक रैली दिखाना होगा, चाहे राज्य स्तर पर हो या केंद्र के स्तर पर। इससे ज्यादा अभी मैं नहीं कहूंगा। और हमारे भाई होंगे। थैंक यू सर। के साथ जय मूल निवासी। जी थैंक यू सर। अभी हमारे बीच में हमारे साथी सतीश चंद्र जी ने हैंड रेज किया, मैं उनसे अनुरोध करता हूं आज के इस विषय पर चर्चा करें। आज का विषय ये है कि नीट में जो आरक्षण समाप्त हुआ है और उसको लागू कराने के लिए हमें कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, इस पर अपनी बात रखें। आदरणीय सतीश चंद्र जी। धन्यवाद सर। सभी महानुभाव को जय फूले, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मेरा कहना है सर, जो हेलो आपकी आवाज आ रही है? हेलो, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हम दरभंगा बिहार से बोल रहे हैं सर। इसमें मेरा कहना है, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, मैं इसमें शॉर्टकट में कहना चाहता हूं, जो जितने भी ओबीसी संगठन हैं जो कार्यरत हैं, किसी एक संगठन को इसको लीड करना होगा सर। और उस लीड पर्सन को ये नहीं होना चाहिए जो मेरा ही छतरी का काम हो, मेरा ही बैनर का ही नाम हो। उस छतरी के नीचे, उस बैनर के नीचे सभी जितने बुद्धिजीवी ओबीसी हैं और इवन बहुजन मानसिकता को लेकर चलना होगा। इसमें SC ST को भी इसमें शामिल करना होगा और सभी का एक मीटिंग होना चाहिए सबसे पहले इमीडिएट, जिसमें किसी एक संगठन का नहीं, सभी संगठन को इनवाइट किया जाए। जो आना होगा आएंगे ही। तो पहले उस मीटिंग को मीटिंग अरेंज किया जाए। मीटिंग के बाद सर एक ज्ञापन तैयार किया जाए, जो ज्ञापन आपको राज्यपाल, पिछड़ा वर्ग आयोग, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जितने हैं सबको ज्ञापन दिया जाए। तो उस ज्ञापन को तैयार करके उसको मीडिया में डाल दिया जाए। उस ज्ञापन के आधार पर हर एक जिला में, जैसे विभिन्न जिला में जो हैं वो ज्ञापन को डाउनलोड करेंगे और उस पर हस्ताक्षर अभियान चला के जो है सो उसको सभी जगह उसको ज्ञापन को फॉरवर्ड करेंगे। पहला चरण तो सभी संगठन को एक जगह एक छतरी के नीचे आना होगा। दूसरे स्टेज में ज्ञापन तैयार करके उसको मीडिया पर डाल के उसको वायरल करना होगा, जो सभी जगह दिया जाए। तीसरे चरण में सर सभी जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया जाए जी। और लास्ट में जब इतना पर भी नहीं सुनवाई हो तो लास्ट में एक भारत बंद का आह्वान किया जाए। क्योंकि सर अब जब हम नहीं जगेंगे तो बहुत देर हम लोग कर चुके हैं अभी तक। जी। और जो अभी सिस्टम है
सिस्टम तो आजादी के बाद से ही पुअर रहा है, लेकिन अभी जो है वो कट्टर मनुवादी सिस्टम है। इस सिस्टम में अगर आप उठ के खड़ा नहीं होंगे तो आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। हमारे हिसाब से इस 6-7 साल में पिछड़ा वर्ग, खासकर पिछड़ा वर्ग जो है तो लगभग 25 साल पीछे हो चुका है। अब और पीछे ना जाए, इसके लिए हम जो सर 2-3 फेज 4 फेज का जो बताए हैं वो मेरा सुझाव है सर, और इसको आगे बढ़ाया जाए। इसी के साथ अपनी बात को मैं थैंक यू सर, बहुत आपने अच्छी बात कही। साथियों, जो ये हमें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से का अवसर क्यों दे रहे हैं हम लोग आप सब लोगों को, सवाल इस बात का कि शेड्यूल कास्ट की आबादी जो है 15% है, जो उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सा संविधान लागू होने से ही मिल रहा है। शेड्यूल ट्राइब की आबादी 7.5% है, जो संविधान लागू होने से ही अपना हिस्सा पा रही है। ओबीसी की आबादी 52.5% बताई गई मंडल कमीशन की रिपोर्ट में, और 1931 की जनगणना के आधार पर। तो उसको 27% आरक्षण दिया। आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देना दूर की बात है, वो भी बहुत दिनों के बाद दिया गया। और उसमें भी जो 27% आरक्षण मिलता है नौकरियों में और शिक्षा में, उसमें ये नीट जो है एमबीबीएस में जो एडमिशन होता है, तो उसमें ये आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, सरकार ने खत्म कर दिया। और ओबीसी आरक्षण का फैसला जब तक आएगा तब तक जो है उसे रोका रखा, और अब जो है ये निर्देश दिया गया है कि जो है ओबीसी के आरक्षण के बगैर ही जो है नीट में एडमिशन करा दिया जाए। इस प्रकार ओबीसी के लगभग 50,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी जो है एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो बहुत बड़ी त्रासदी ओबीसी के साथ हो रही है, इसकी आबादी इतनी होने के बावजूद भी। तो मैं समझता हूँ कि ओबीसी के आदमी कावड़ ले जाने से खिन है, कावड़ ना ले जाने, कावड़ जो रोका गया है कि कावड़ नहीं होगी इस बार जो है, उस पर तो जो है खिन हो रहे हैं। लेकिन ओबीसी की जो ये जो सीटें रोक दी गई है नीट में एडमिशन के लिए, तो इस पर उनका कोई चिंता नहीं लग रही। हम इस पर विचार करेंगे। और हैंड किया आदरणीय गैलेक्सी 6J6 अपना नाम बताते, परिचय देते और अपनी बात रखते हैं आदरणीय जी। गैलेक्सी J6। सर 1 मिनट बीच में हम बोलना चाहेंगे। जी मंडल साहब। वो डॉक्टर रमेश चौधरी सर हैं, डॉक्टर PNP पाल है जी, जो हमारे सीनियर एक्टिविस्ट हैं हम लोगों के। डॉक्टर रमेश चौधरी। हाँ, डॉक्टर PNP पाल है। PNP पाल। डॉक्टर जी हाँ जी जी, ये लोग भी हैं और भी बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं। तो इन लोगों को राय ली जाए क्या कैसे हम लोग आगे का रणनीति तय करें इन लोगों से। सभी साथियों से अनुरोध है, चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर लिख देंगे। और हरीश जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जिन आदमियों को बुलवाना है, जिन साथियों को बुलवाना है, उनका नाम चैट बॉक्स में लिखते चले जाए। ठीक, ओके, थैंक यू जी। अब मैं गैलेक्सी नाम से जी, गैलेक्सी J6 नाम से हैंड रेज किया है, वो अपनी बात रखें। मैं अनुरोध करता हूं अपना नाम बताते हुए, परिचय देते हुए। सर मैं विश्वजीत यादव बोल रहा हूँ जी सर। हेलो। हाँ जी, विश्वजीत जी बताइए। चाहते हैं कि सोनू यादव जो है उनको भी, उनका भी विचार थोड़ा जी जी, चैट बॉक्स में नाम लिख दीजिए, मैं उनको नंबर दूंगा जी। अब मैं जो है, ये तो गैलेक्सी J6 जो है, ये तो परिचय भी नहीं दे रहे, इनको आउट करना पड़ेगा क्या? जी मैं परिचय दे रहा हूँ। मैं विनय कुमार। जी, विनय कुमार जी। हाँ, विनय कुमार मैं बोल रहा हूँ। जी जी। कश्यप जी, बहुसंख्यक समाज के उपस्थित सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा नमस्कार है। और अच्छा लगा कि एक मुहिम आप लोग छेड़ रहे हैं और छेड़ने जा रहे हैं, इनिशियल स्टेज पे हो या पहले से क्रांति हो या सुचारू रूप से चालू हो गई हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हक हुकूक के बात करने के लिए, हक हुकूक के क्रांति करने के लिए आप लोग तैयार हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अभी वर्तमान समय पे मैं बात करूंगा कि वर्तमान समय में सरकार हमको क्यों मना कर रही है कि नीट में आरक्षण हम नहीं देने जा रहे हैं। पहले क्या हुआ उस पर मैं नहीं चर्चा करने जा रहा हूं, अभी वर्तमान समय पे मैं बात करूंगा। वर्तमान समय पे बात यह है, हेलो जी, हेलो जी जी, जारी है। वर्तमान समय पे बात यह है, भारत सरकार कह रही है कि रीट पिटीशन 596/2015 सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सोलोनी कुमारी वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, वो रीट पेंडिंग है। जब तक रीट डिसाइड नहीं होगा तब तक हम ओबीसी को नीट में कोई रिजर्वेशन देने नहीं जा रहे हैं। भारत सरकार का कहना यह है।
भारत सरकार, मुझे लग रहा है कि 2015, 16, 16, 17, 17, 18 में 0 ओबीसी को आरक्षण दी है। ये ऑल इंडिया फोरम ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस की रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूं। इसमें क्या है कि 27% जो रिजर्वेशन हम लोगों को एक अधिकार के तहत मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। 52% की बात ही अलग है। 69% तमिलनाडु में रिजर्वेशन है, उन लोगों को भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो रीट पेंडिंग है, इसका बहाना सरकार बना रही है। इस रीट का बहाना अगर है और क्रांति आंदोलन प्रखंड स्तर, जिला स्तर से होने जा रहा है, जो अभी मैं बहुत सारे भाई लोगों ने अपना संबोधन में उन लोगों ने कहा, मैंने सुना, तो अगर हम जिला मुख्यालय पे हर जगह आंदोलन करने जा रहे हैं, इससे पहले हम लोग ये जो सलोनी कुमारी हैं इनसे कह देंगे कि भाई विड्रॉ कर लो अपने रीट को और आंदोलन कर देते हैं। ऐसे 131 सांसद हैं SC ST के, उसके अलावा OBC के कितने MPs हैं ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये तो फिक्स है कि रिजर्वेशन है 84 SC का, 47 ST का। ये सांसद वहां बैठ के क्या कर रहे हैं? इनको बहुसंख्यक समाज के वोट लोग देते हैं या नहीं देते हैं, या वो लोग बहुसंख्यक समाज से आते हैं नहीं आते हैं? तो सबसे पहले इनके यहाँ पहुंचना होगा। आपकी आंदोलन धरना 3 लोगों के रेसिडेंस के बाहर होना चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है, बहुत ज्यादा ओपिनियन नहीं दूंगा मैं, बहुत छोटा सा 2-4 लाइन की मेरी ओपिनियन थी। बहुत सारा बात कहा जा सकता है, लेकिन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इस कॉन्फ्रेंस में मैं ज्यादा बात नहीं रखूंगा, इतना ही बात रख रहा हूं अभी। और बहुत सारा इसमें बात अभी है, बहुत सारे बातें कहने के लिए है, लेकिन मैं वहां नहीं जा रहा हूं अभी। अभी मैं 131 सांसदों का, उसके अलावा आपके MLA हो बहुसंख्यक समाज के, 131 के अलावा OBC समाज के जो MP जो हैं, उनके आवाज के सामने आप जाएं, आंदोलन करने, धरना प्रदर्शन करें, उन लोगों को ज्ञापन सौंपें। मेरा राय यहाँ ये है। बस धन्यवाद। बहुत सारे हमारे साथी बोलने वाले होंगे। मीना कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डॉक्टर रमेश चौधरी जी से अनुरोध करता हूं आज के इस विषय पर आपका महत्वपूर्ण उद्बोधन हो। आदरणीय रमेश चौधरी जी, डॉक्टर साहब जी, रमेश चौधरी जी। डॉक्टर रमेश चौधरी जी, अपने आप को अनम्यूट करें और आज के विषय पर चर्चा करें। सर जी, निकल गए, दिखने रहे। डॉक्टर रमेश चौधरी जी, डॉक्टर PN पाल जी, PN पाल जी, हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही डॉक्टर साहब। हेलो जी डॉक्टर पाल जी, हाँ, बात रखते हैं जी। एक्चुअली मैं शॉर्ट परिचय, डॉक्टर PNP पाल, रिटायर्ड प्रोफेसर PMCH ENT डिपार्टमेंट। मैं ये नीट का जो सवाल है, इस पे आने के पहले मैं कुछ बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि ये पहली बार या पहले साल में हकबारी नहीं हुई है, कि पिछले कई सालों से ये प्रक्रिया चली आ रही है। और हम लोग जो है, अंग्रेजी में एक वर्ड है स्पॉन्टेनियस, और हिंदी में उसके लिए है स्वतः स्फूर्त। तो हमारे सामने समस्या है कि जब कोई बड़ी घटना घट जाती है, दुर्घटना घट जाती है, तो हम तत्कालिकता के तौर पे सक्रिय हो जाते हैं और अपना जो है हाथ पैर मारना शुरू करते हैं, माथा नोचना शुरू करते हैं, और लगता है कि पूरी दुनिया में आग लगा दें और एक दिन में क्रांति पूरी कर लें। और फिर 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना जब वो इशू खत्म हो जाता है, तो फिर हम लोग 365 दिन के लिए सो जाते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों, पिछले वर्षों SC ST एट्रोसिटी एक्ट के अमेंडमेंट की बात चली थी कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद से, और बिना किसी संगठन के जो है स्वतः स्फूर्त, शायद 2 जुलाई, डेट मुझे ठीक से याद नहीं है, या 2 अप्रैल था, पूरे देश में जो है
खास करके SC/ST से जुड़े हुए नौजवान जो हैं और कुछ OBC के लोग भी उनके समर्थन में उतरे और देश ने देखा कि पूरे देश में जो है जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ और सरकार को सामने आना पड़ा। उसी क्रम में आपको याद दिलाना चाहूंगा 13 पॉइंट रोस्टर का सवाल था और शायद 5 मार्च को भारत बंद का कॉल जो है विभिन्न संगठनों ने मिलकर के दिया था और उसमें आपके ज्यादातर साथी उस बंद में शरीक थे और वह बंद जो है बहुत सफल बंद रहा और 13 पॉइंट रोस्टर से सरकार को जो है उस इश्यू पर पीछे हटना पड़ा और हमारी जीत हुई। यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ, पहली बात तो यह है कि हम लोग बहुजन समाज को एक साथ लेकर के सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग जो है सबको एक साथ लेकर के चले और SC का इशू हो, ST का इशू हो, माइनॉरिटी का इशू हो या फिर OBC का इशू हो, तमाम लोगों के इशूज को जो है समन्वित करते हुए जरूरत है कि सबको एक साथ एकजुट करें उनके आंदोलनों में, अपने आंदोलनों में। मतलब कि हमारे जो आंदोलन है, उनके जो आंदोलन है, उसको बहुजन आंदोलन के रूप में हम लोग जो है देखें, परखें और उसको लागू करें तो शायद हम सफलता ज्यादा मिलेगी। यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आए हुए लंबा समय हो गया, लंबी अवधि हो गई, लेकिन हम लोग मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे, अगर उन रिकमेंडेशंस पर जो एक एक रिकमेंडेशन थे उनको लेकर के भारत में एक बड़ा आंदोलन हुआ रहता OBC एंड अदर्स को लेकर के, तो मुझे लगता है कि हमारी समस्याएं बहुत हद तक जो है वो दूर हो गई होती, क्योंकि उस रिकमेंडेशन में जितने क्रांतिकारी जो हैं, आइडियाज हैं और सामाजिक परिवर्तन के जो ये हैं सुझाव हैं, वास्तव में वो लागू हो रहते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता और आज की ये तानाशाह सरकार जो है वो इस तरह से बिहेव नहीं करती कि यूपी में जो है शिक्षकों की बहाली में रिजर्वेशन के 5000 से ज्यादा सीट जो है गायब कर दिए गए, हकमारी हुई और नीट में जो है लगातार जो है OBC या रिजर्वेशन की अनदेखी की जा रही है, हमारी हकमारी हो रही है। और यहाँ मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी हाल ही में हफ्ता 10 दिन हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, नया रूप, नया स्वरूप दिया गया है और इसमें चर्चा है कि 27 OBC और SC/ST के लोगों को मिलाकर के 27 से ज्यादा जो है मंत्रियों को शपथ दिलाया गया है। तो सवाल है कि ये जो SC/ST OBC के जो मंत्री जो शपथ लिए हैं, ये समाज के लीडर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, ब्रोकर हैं या ठग हैं? क्योंकि जातीय सामाजिक सही बात बोले पाल जी, जातीय सामाजिक संगठनों के माध्यम से जो नेतृत्वकारी लोग होते हैं उनकी मेरे हिसाब से 4 कैटेगरी होती है। कुछ लोग ठग होते हैं, चीटर, जो देते कुछ नहीं है, समाज से सब कुछ लेते हैं। कुछ ब्रोकर होते हैं कि समाज को भी कुछ दिलाते हैं लेकिन अपनी स्थिति, अपनी जात की स्थिति, अपने परिवार की स्थिति ज्यादा सुदृढ़ करते हैं, उनकी ब्रोकर की भूमिका होती है। और कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं कि वास्तव में ईमानदारी से वो काम तो करते हैं लेकिन नेतृत्वकारी लोगों की जो क्षमता होनी चाहिए, जो योग्यता होनी चाहिए, जो समझ होनी चाहिए, जो पहलकदमी होनी चाहिए, जो त्याग, तपस्या, ईमानदारी होनी चाहिए, उस पर वो शायद खड़े नहीं उतरते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लेकिन लीडर नहीं होते हैं। समाज को लीडर्स की जरूरत है, समाज को दलाल की जरूरत नहीं है, समाज को जो है ब्रोकर की जरूरत नहीं है, चीटर की जरूरत नहीं है और रिप्रेजेंटेटिव से भी आगे बढ़ करके समाज को लीडर की जरूरत है, जो समस्याओं को समझे, उनका मूल्यांकन करे, उस पर पहलकदमी ले
और ईमानदारी के साथ अपने समाज जनता के पक्ष में खड़ा हो, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ में, परिवार के स्वार्थ में या जातीय के स्वार्थ में या छोटे मोटे इश्यूज को अपने पक्ष में हासिल करने के लिए। तो वैसे लीडरों पर हमें भरोसा करना चाहिए और वैसे लीडरों की समाज में हो सकता है कि कमी नहीं है, लेकिन वो बड़े पैमाने पर स्थापित हो सकता है कि नहीं हो। लीडर्स हैं आपके बीच में, बहुत सारे हैं, लेकिन स्थापित नहीं है, एस्टेब्लिश नहीं है। समाज का बड़ा हिस्सा उनकी तरफ देख नहीं रहा है। जरूरत है उनको आगे आने की, संगठित होने की, पहलकदमी लेने की, और बाकी सब चीज जो आप लोग राय कर रहे हैं, संगठन बनाने की, धरना की, प्रदर्शन की, भारत बंद के कॉल देने की, तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अपने शक्ति, संगठन और आवश्यकता के हिसाब से इस पर विचार होना चाहिए। और हमें आप संसद में SC ST OBC की बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, जाति के तौर पर हमारे जात के हो सकते हैं, आपके जात के हो सकते हैं, लेकिन क्या वो बहुजन समाज के लिए, SC ST OBC के वास्तविक हितों के लिए अपना व्यक्तिगत हित का त्याग कर सकते हैं? जरूरत पड़ने पर वो रिजाइन कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर अपने पार्टी लाइन के खिलाफ बोल सकते हैं। अगर नहीं ऐसा कर सकते हैं तो हम उनसे बहुत कुछ आशा नहीं करनी चाहिए। आप मेमोरेंडम दे दीजिए, लेकिन आप भरोसा अपने बीच के जो है नेतृत्व हैं, सही मायने में जो लीडर्स हैं, उनको स्थापित कीजिए, उनको संगठित कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए और उनके देखरेख में लड़ाई लड़िए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जी जी, नमो बुद्धाय। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय डॉक्टर रमेश चौधरी जी को, और आज के इस विषय पर चर्चा करें। और सभी साथियों से अनुरोध है, अपना मोबाइल नंबर, अपना स्थान जहां से आप हैं, चैट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। साथियों, एक लिंक हमने फेसबुक पर दिया। आज ये कार्यक्रम AIGCA TV फेसबुक पर लाइव चल रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ उस पेज को शेयर भी कर सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। डॉक्टर रमेश चौधरी जी। डॉक्टर रमेश चौधरी जी हैं तो मौजूद, लेकिन वो वीडियो ऑफ नहीं होता उनका। डॉक्टर रमेश चौधरी जी, अगर आवाज सुन रहे हो, अपने आप को अनम्यूट करें और आज के विषय पर अपना विचार दें। जी नहीं। उदय प्रसाद जी, उदय प्रसाद जी। डॉक्टर आनंद होंगे जी, ओके सर। यस सर। सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेटर महोदय को आज इतने सुंदर बढ़िया ऑल इंडिया लेवल पे एक सभा का आयोजन किए, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जितने भी हमारे साथी ऑल इंडिया लेवल पर या भारत के दूसरे देशों से लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इतने सुंदर मीटिंग में आप लोग एक साथ मिल करके आज का जो टेक्निक है, ऑनलाइन टेक्निक, जिससे कृपया अपने स्पीकर को ऑफ करें। मेरे प्रिय साथी कृपया स्पीकर को ऑफ कर लेंगे। तो इतने आज का जो टेक्निक है, जिसके बदौलत अदर देन OBC जो जनरल कैटेगरी के लोग कहे जाते हैं, जो शासन कर रहे हैं हम लोग पर, हम उस टेक्निक का फायदा उठा करके आज एक जगह बैठे हुए हैं। अलग अलग कॉर्नर से हम लोग एक साथ बैठ करके इस मीटिंग का आनंद ले रहे हैं और इसमें कार्यक्रम तय कर रहे हैं, रूपरेखा बना रहे हैं अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए। एक बहुत ही अच्छी बात है। हम अपने आप को इसी तरह से नए नए टेक्निक लैस करें और दूर रहते हुए भी इस टेक्निक का फायदा उठा करके अपनी योजना बनाएं, उसका कार्यान्वयन करें। मैं बहुत संक्षिप्त में अपना विचार रखना चाहूँगा। बहुत सारे हमारे साथी अपना विचार रखना चाह रहे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने कोऑर्डिनेटर महोदय ने रखी विषय है हमारा कि नीट 2021 के लिए जो ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है, और इसमें 2015 से ही विनय कुमार जी ने जो
बात रखी, डॉक्टर पाल सर ने जो बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी है। 2015 से ही एक रीट के चलते ये मामला लटका हुआ है, तो सबसे पहले एक योजना बनानी होगी हमें। ऐसे ही क्योंकि हमारा जो दूसरा वर्ग है, जो हमारे हित की अनदेखी कर रहा है, वह बहुत चालाक है, और आप ऐसे जैसे तैसे सड़कों पे घूमते रहेंगे, विज्ञापन देते रहेंगे, कोई आपको सुनने वाला नहीं है। आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत किसान आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है, तो एक योजना बनानी होगी। ये सर, एक योजना बनानी होगी, एक प्लानिंग करनी होगी, और उस प्लानिंग के हिसाब से हमें काम करना होगा। हमारे साथी लोगों ने सुझाव दिया कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे एमपी हैं, तो सबसे पहले तो उनको घेरना होगा कि भाई ये बात है, उनको मिल करके, उनका घेराव करके उनको ज्ञापन देना होगा। हम जानते हैं कि उसमें जब डॉक्टर पाल साहब बोल रहे थे कि वो शायद दलाल लोग, मैक्सिमम दलाल किस्म के ही लोग हैं, जो खदरधारी चोंगा ओढ़ करके ओबीसी वर्ग के पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहे हैं। जब वोट लेने की बात आती है तो ओबीसी बन जाते हैं, और वोट लेने के बाद में ऐसे संगठन के गोद में बैठ जाते हैं जो ओबीसी की हितों की अनदेखी करते हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो जो खदरधारी लोग हैं, वो आपकी बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास जवान नहीं है। ओबीसी का प्रधानमंत्री है, ओबीसी के इतने सारे मंत्री हैं, ओबीसी के इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, और इतना सेंसिटिव विषय है 2021 से ही यहाँ हमारे ऑल इंडिया कोटा में आरक्षण नहीं मिल रहा है नीट में, और बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। तो वो कितना आपका साथ देंगे, लेकिन हम लोगों का एक फर्ज है, क्योंकि हमारे वोट से वो मंत्री हैं, हमारे वोट से वो मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें पकड़ना। अभी प्रदेश का चुनाव रहा है, तो वहाँ के साथियों से मेरा निवेदन है कि जो लोग जाएं आपसे वोट मांगने के लिए, सबसे पहले उनके पास ये विषय रखिए कि आप किस प्रकार से मुझे इसमें हेल्प करने जा रहे हैं। बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं, केवल जाति होने से नहीं कि मैं यादव जाति का हूँ, आइए और मुझे वोट दे दीजिए, मैं ओबीसी का हूँ, मुझे वोट दे दीजिए। तो आप हमारी समस्याओं को किस प्रकार से रखेंगे और कैसे पूरी करवाने में मेरी मदद करेंगे। अगर वो उनका सुझाव आपको अच्छा लगता है और वो आपकी मदद करते हैं, तभी उनको वोट दीजिए। अन्यथा वैसे लोग जो कि ओबीसी बन करके, आपके जाति के, यादव जाति के लोग बन करके आपको ठगने का काम करेंगे, आपका वोट लेकर के आपको बरगलाने का काम करेंगे। इसीलिए तत्कालिक जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना है। जहाँ चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वहाँ के लोग जागरूक होकर के अपने ओबीसी वर्ग के लोगों से ये डिमांड रख सकते हैं। जो हमारे चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनके पास हम जा करके घिराव कर सकते हैं। उनको पहले अपने पहला हक तो मैंने उनको जब अपना वोट दिया है, हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, तो पहला तो उनको हम घेरने का काम करें, उनको ज्ञापन देने का काम करें, और उनसे हम ये कहलवाएं कि आप किस प्रकार से सदन में इस बात को उठा रहे हैं। अगर नहीं उठाएंगे तो अगले बार मेरे क्षेत्र में आप यादव बन करके या ओबीसी बन करके मत आइएगा, अन्यथा हम वहाँ आपका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करने वाले हैं। जब तक आप सामाजिक बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक वो यादव के नाम पर, तब तक वो ओबीसी के नाम पर आपको ठगते रहे। मुझे ओबीसी का जो अधिकार है, उस अधिकार को प्राप्त करवाने में आप कितना मदद कर रहे हैं। अगर आप में योग्यता नहीं है तो आप काहे के लिए मेरे प्रतिनिधि बने हुए हैं। यादव में और बहुत सारे प्रतिनिधि बनने के लिए लोग हैं, ओबीसी वर्ग में बहुत सारे लोग हैं, योग्य लोग हैं, जो हमारे प्रतिनिधि बन करके हमारे आवाज को उठा सकते हैं। उनको रिजेक्ट कीजिए, उनको हटाइए रास्ते से, तभी आपका कल्याण संभव है। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात हम आपको आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। अभी देखिए, हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी बड़े युवा नेता, उन्होंने ट्विटर पे भी आवाज़ उठाई है नीट के बारे में। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि विपक्ष में रहते हुए समय समय पर वो इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। लेकिन सिर्फ मुद्दे को उठाने से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि उस मुद्दे को इम्प्लीमेंट करवाने में आपकी क्या भूमिका है, ये भी देखना हो। तो ऐसे इस तरीके से, और एक कानूनी पहलू है जो विनय जी ने बात उठाई है कि रिट चूंकि पड़ा हुआ है वहाँ, तो रिट देने वाले जो हैं उनको हम इस बात के लिए राजी करें कि वो रिट वापस करें। अन्यथा हम भी, जो हमारे ओबीसी वर्ग के लोग हैं, कानूनविद हैं, या और भी कानून का ज्ञान रखने वाले लोग, या उस
अच्छे पोस्ट पे बैठने वाले जज लोग भी हैं। तो वैसे लोगों से भी संपर्क करें, वैसे लोगों को भी संगठन में शामिल करें, प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से उनसे भी हम हेल्प लें। जो कानूनी औपचारिकताओं को भी हमें देखना है। जो कानूनी औपचारिकताएं हैं, यदि उसके लिए कोई अलग से रिट करना पड़े, कोई अलग से केस करना पड़े, तो वहाँ भी विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। विचार विमर्श कर करके हम कानूनी पहलू को भी उसके द्वारा भी अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करें। और एक और मैं विचार अंत में रखना चाहूँगा हमारे कोऑर्डिनेटर महोदय से कि समय समय पर विशेष करके जो छुट्टियों का दिन है, उस दिन हम लोग कम से कम ऑनलाइन जुड़े और जुड़ करके इस समस्या के लिए प्लानिंग बनाते रहें। जी सर। हम लोग बिल्कुल बैठ नहीं जाएं। और अंतिम में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो छोटे छोटे हमारे अलग अलग संगठन है ओबीसी वर्ग के, उन सबों को, चूंकि हमारा जो संगठन है, जिस संगठन के माध्यम से हम अपने विचार रख रहे हैं, उसका नाम ही है सामाजिक परिवर्तन गठबंधन, शायद इसका नाम है। तो सामाजिक परिवर्तन का जो ये गठबंधन है, तो वास्तव में इस शब्द को सार्थक करना है। छोटे छोटे समूह में बट करके लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनको हम लोग एक संगठन में लाएं, एक मोर्चे में लाएं और सब लोग मिलकर के एक आवाज बने, तब हमारी वो ताकत बनेगी और उस ताकत के बल पर हम सड़क पर भी आंदोलन करके अपने अधिकार को हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद सर सभी लोगों का। और थैंक यू विशेष सर, करके बहुत बहुत कोऑर्डिनेटर महोदय धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए। और साथियों, ये कार्यक्रम जो है सामाजिक परिवर्तन गठबंधन के तहत आज हो रहा है। AIGCA टीवी फेसबुक पर जो है लाइव है। और क्योंकि आज जो नीट में ओबीसी का जो आरक्षण समाप्त कर दिया गया, उसको लागू कराने के लिए उस रणनीति पर हमको विचार करना, आप लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। मैं डॉक्टर आनंद जी को आमंत्रित करता हूं और साथ ही साथ राहुल यादव बलिया से जो है सतीश कॉलेज से, वो अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में मिल गए। आदरणीय डॉक्टर आनंद जी। हेलो। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, सभी को मेरा प्रणाम। और कश्यप सर जी को स्पेशली जो ये प्रोग्राम आयोजित करवा रहे हैं और उन तमाम लोगों को जिस प्रोग्राम को सफल बनाने में जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरा नाम डॉक्टर आनंद है और मैं बिहार का रहने वाला हूं। अभी हम लोग इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि ओबीसी का रिजर्वेशन क्यों खत्म हुआ। देखिए, ओबीसी के रिजर्वेशन को खत्म होने की जो कगार पे हम लोग पहुंचे, उससे पहले ये जानना होगा कि इसके लागू कराने में कितनी समस्याएं थी, किस तरह से लागू हुआ था। आप सब लोग जानते होंगे, सभी हमसे उम्र में बड़े हैं, किस तरह से मंडल कमीशन लागू हुआ, कितने दिन तक इसकी रिपोर्ट को रोक के रखा गया। और ये जब से लागू हुआ तब से कुछ तथाकथित लोग जिनके पेट में मरोड़ चल रहा था कि ओबीसी को आगे नहीं बढ़ने देना है, पिछड़े दलित के लोग अच्छे कपड़े पहन के एक ऑफिस में नहीं बैठ सकते हैं, उनका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन के अच्छे ऑफिस में आप उनके सामने नहीं जा सकते, उनको रोकने के लिए हमेशा से प्रयास करते आ रहे थे। इसके लिए हमारे देश में आंदोलन भी हुआ और इसको रोका गया, 90 में लागू हुआ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि युवा के तौर पर हम सोचते हैं, जहां तक मेरा विचार है कि जो युवा है जिन्होंने 90 का दौर नहीं देखा, उससे पहले का दौर नहीं देखा, जिन्हें ये पता नहीं है कि इस रिजर्वेशन को लागू कराने के लिए कितनी सरकारें गिरी, किस तरह से रथ यात्रा निकाली गई, आडवाणी जी के द्वारा क्या क्या हथकंडे अपनाए गए, वो लोग आज जो ओबीसी के लड़के हैं जो भटके हुए हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि ओबीसी का रिजर्वेशन कितनी कठिनाइयों के बाद, कितनी लाठियां और गोली खाने के बाद उनको हासिल हुआ है, वो लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं कि नहीं, रिजर्वेशन से टैलेंट की हत्या हो रही है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। ये ओबीसी के लोग हैं और SC ST के भी कुछ लोग, लेकिन ओबीसी के मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं जिन्हें जानकारी ही नहीं है। उन्हें जो बताया जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, उसी को फॉरवर्ड करना, उसी को पढ़ना, उसी में लगे रहते हैं वो। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए हम तभी बाहरी लोगों को समझा पाएंगे या उससे लड़ पाएंगे जब हमारे जो लोग हैं, जो ओबीसी से जुड़े हुए लोग हैं, वो पहले समझे। वो युवा जो इस बात को नहीं समझ पा रहे, उनको समझाया जाए कि भाई रिजर्वेशन क्या है, क्यों लागू किया गया है, कितनी मुश्किलें आई थी। और ये एक प्रक्रिया है। जब वैसे मैं बिहार का हूँ तो मैंने देखा है कि जिस तरह से
रिजर्वेशन बिहार में लागू होता है मेडिकल में, एमबीबीएस की काउंसलिंग में, तो उसमें जहाँ बिहार से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें पता होगा पीएमसीएच बिहार का फर्स्ट पोजीशन का अस्पताल है। वहाँ की जो सीटें होती है वो कंपनसेशन में आपको दरभंगा, भागलपुर, बेतिया, पावापुरी दे दी जाती है वहाँ से उठा के। तो यूजी में तो लोग एमबीबीएस की सीटें मिल जाती हैं, और पीजी के साथ क्या होता है, पीजी में सीट का लिमिटेशन होता है, एक डिपार्टमेंट में 3 या 4 सीटें होती हैं। अब उसका कंपनसेशन क्लिनिकल के जगह नॉन क्लिनिकल से दिया जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है, और इनको रोकना तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग जागृत होंगे और हमारे जो लोग हैं वो जागृत होंगे और आगे आएंगे, अपने अधिकारों को समझेंगे, तभी तो लड़ पाएंगे अधिकारों के लिए। उन्हें पता ही नहीं कि हमारा क्या अधिकार है, हम क्या कर सकते हैं। आज ये जो मुहिम चल रहा है, बहुत खुशी की बात है कि ये चले, लेकिन बहुत पहले से, जैसे सर अभी पीछे बोल रहे थे हमसे पहले, उन्होंने कहा कि हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आप रीट वापस ले लीजिए। सर वो रीट कैसे वापस ले सकते हैं? वो जानबूझ के उन्होंने रीट डाला है ताकि आपके रिजर्वेशन को रोका जा सके। उनका एक षड्यंत्र है, और ये सभी लोगों का, एक पूरे सिस्टम का षड्यंत्र है कि आपको रोका जाए, पिछड़े गरीब गुरुओं के बच्चों को आगे बढ़ने से रोका जाए। इसमें सभी लोग संगठित हो और आगे बढ़ के अपने क्षेत्र से जुड़े लोग जो हैं उन्हें आप समझाएं कि किस तरह से रिजर्वेशन को हमने पाया है। आप लोग हमारे सीनियर्स हैं, जो भी सीनियर्स हैं उन्होंने देखा है उस दौर को, तो आप उनको मोटिवेट करें कि रिजर्वेशन क्या है, किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इसके नहीं होने से में क्या लॉस है, तभी वो लोग हमारे साथ आएंगे। आज की एक दौर में भी सर ने कहा कि यूपी का उन्होंने चुनाव का जिक्र किया। आप जिसे भी अपना नेता मान रहे हैं, दरअसल वो नेता है नहीं, वो लोग तमाम ओबीसी और SC/ST के लोग, एक कहावत है बिहार में कि पैर उठा के ना जनरल कैटेगरी में बनना, वो काम कर रहे हैं। ये लोग पैर उठा के सोच रहे हैं कि हम भी अब सवर्ण हो गए हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके समाज के लोग, ओबीसी के लोग कितना कष्ट सह रहे हैं, कितना रिजर्वेशन के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। उनके आपके नहीं पढ़ने से उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो आप एक नए नेता तैयार करें अपने बीच से, जो आपके चीज़ों को समझ पा रहा है, जो आपके अधिकारों को जानता है, आपके लिए सतत प्रयासरत है। इन पार्टियों के नाम पे, जाति के नाम पे, एक चेहरा के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जब तक वोट देते आएंगे, इस तरह की घटनाएं होती रहेगी और आगे भी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप, और इसके लिए लड़ना तभी संभव हो पाएगा जब आप एकजुट होंगे। आप जब तक जातियों में बट के रहेंगे, जब तक आप सत्ता का सुख भोगने के लिए हमेशा मनोवादी लोगों को, जिनकी इसी विचारधारा है, ब्राह्मणवादी लोगों को जो चाहते हैं कि आपको सत्ता में एक पोजीशन दे दिया जाएगा आपको, कि चलिए आप पेट्रोलियम मंत्री हो गए, चलिए आप खाद्य वाणिज्य के मंत्री हो गए, लेकिन आप सिस्टम को चैलेंज नहीं कर सकते। जो भी इस सिस्टम को चैलेंज करेगा उसे जगदेव प्रसाद या बाबू जगदेव के जैसे उनकी हत्या कर दी जाएगी, या फिर उनकी राजनीतिक हत्या कर दी जाएगी। जैसे रांची में बहुत दिनों तक नेता लोग बंद थे और बंद रहेंगे। उन तमाम लोगों को जब आप सिस्टम को चैलेंज करेंगे, उनका मानना है कि आप सिस्टम में आए, आपको पोस्ट लेना है, एक रबर स्टाम्प के मंत्री की तरह काम करना है, आप काम कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम को चैलेंज नहीं कर सकते। आप सिस्टम को तभी चैलेंज कर पाएंगे जब आपके पास एक जन समूह हो, अपार समर्थन हो। ये किसी व्यक्तिगत के बस की बात नहीं है कि वो व्यक्तिगत तौर पे अपना ये काम कर ले। सभी लोगों को उठ के आगे आना है, ओबीसी के तौर पे एक मंच के नीचे। और सभी पहले तो मेरा मानना है कि आप अपने नजदीकी लोगों को मोटिवेट करना शुरू करें कि और रिजर्वेशन है क्या और किस तरह खत्म किया जा रहा है, तभी हम इस लड़ाई में सफल हो पाएंगे। और फिर अंतिम में जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को आयोजित करवाया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। थैंक यू डॉक्टर आनंद जी, आपने बहुत सारगर्भित बात रखी। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी को अपना हक अधिकार लेने के लिए जागरूक ही नहीं, एकदम से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अब समय इंतजार का नहीं रहा है। हमारे बहुत सारे साथियों ने ये बात कही है, क्योंकि ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात है। जी हरिचंद जी क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ सर, ये कह रहे थे क्योंकि समय ये हो गया, जो भी आदमी पिन पॉइंटेड क्या करना है, क्योंकि ये बात सबसे 1 से 2 मिनट समय दीजिए, और क्या करना चाहिए हमको। नीट वाला अभी तात्कालिक मुद्दे पे हमको भारत बंद करना है, इस संदर्भ में धरना प्रदर्शन या MP MLA का घेराव
जो बात अभी हुई है, जी हेलो, जी 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 तो ये बात हम लोगों को, ये बात पिन पॉइंटेड रखने के लिए बोलिए सर, पिन पॉइंटेड, समय बहुत लंबा नहीं खींचने, क्योंकि सब यहाँ पढ़े लिखे और विचारधारा से। साथियों जो है अपनी बात संक्षेप में जाओ। रखे। हरिश्चंद्र जी का कहना ये है कि अपनी बात संक्षेप में रखे। और आज का जो तात्कालिक मुद्दा है, नीट में जो आरक्षण खत्म किया गया उसकी बहाली है, तो हमने कौन सा कदम उठाया जाए। और एक करण राज जी हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, वो अपनी बात रखें। करण राज जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सामाजिक परिवर्तन जी है, मैं जी, एक युवा हूँ। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही, आवाज आ रही, जारी रखिए। जी सर, मैं एक युवा हूँ। युवा के नाते मैं कहना मिलता है उसे छीनना पड़ेगा, और जब तक हम लोग रोड पे नहीं आएंगे तब तक छीन नहीं सकते हैं। और दूसरी बात है, नीट का जो मामला है वो हम लोग का अभी वर्तमान का मामला है, उसको हम लोग को जल्दी निपटाना पड़ेगा। उसके लिए भारत देश में जो भी बहुजन संगठन है, SC ST OBC के, जो इस नीट के मामले में आवाज धीरे धीरे उठा रहे हैं, जो राज्य के हो या राष्ट्रीय लेवल का हो या जिला लेवल को, उससे हम लोग को बात करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा भारत बंद का आयोजन करना चाहिए, जिसमें कि बहुत बड़ा संख्या में जो है सभी रोड पे आए, तभी ये मतलब जो है कार्यक्रम सफल हो सकता है। और इसके लिए हम लोग को जो है सभी एक दूसरे से बात करके जल्द से जल्द इस पे निर्णय लेना चाहिए, ताकि हम लोग का जो हक अधिकार जो खोया जा रहा है, जो छीना जा रहा है, वो मिल सकता है। ऐसे घर में सोने से हम लोग का अधिकार नहीं मिलने वाला। दूसरी बात है कि जो हम लोग के समाज का जो MP MLA है, उसको लगता है कि हम लोग उसको कुछ बोलते ही नहीं है। जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तब तक वो लोग लगता है कि हमको जितना चाहिए था उतना मिल गया, और हमारे समाज से क्या मतलब है। हमको चाहिए था, मंत्री बनना था, MLA बनना था, MP बनना था, बन गए हैं। अब हमको कोई दुनिया से किसी का कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक वो लगेगा नहीं कि OBC जग गया है, तब तक OBC को उसका हक अधिकार सरकार नहीं देने वाली है। इसके लिए हम लोग को भारत में भारत बंद का ऐलान करना चाहिए। और हमारे समाज में जो भी अपने अपने जिला या जो भी आसपास के MLA MP है, उसको सूचना देना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ताकि उसको भी लगे, उसको भी डर लगे कि आगे मेरा भी हालत खराब होने वाला है। इसके लिए हम लोग को पहल करना चाहिए। इसी बात पे मैं धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बात आ गई है। सोनू यादव जी कुछ बात रखना चाहते हैं जी। धन्यवाद जी, सोनू यादव। बिल्कुल सर, आज के इस वर्चुअल मीटिंग में आदरणीय जयेश कश्यप सर, हरीश मंडल सर, मोहन कुमार यादव सर और जितने भी साथी, डॉक्टर PNP पाल सर, जितने भी साथी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सबको जय भारत, जय संविधान। और खास करके जो बक्सर से हमारे साथी जुड़े हुए हैं, जैसे एडवोकेट विनय कुमार सर, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और साथ ही साथ जितने युवा साथी हमारे जुड़े हुए हैं, आप सबको जय भारत, जय संविधान। सर, ये जो नीट का मामला है, सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से ये कहना चाहूंगा कि मीटिंग के आखिरी समय में नीट क्या है और ये मुद्दा क्या है, समस्या क्या है, इस पर आप लोग जरूर चर्चा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे युवा साथी इस विषय को समझ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे मन में जो बातें चल रही है कि जैसे दो प्रकार की भक्ति होती है, एक धार्मिक भक्ति होती है और एक राजनीतिक भक्ति होती है। तो हमारे समाज में जो लोग हैं वो धार्मिक भक्त के अलावा राजनीतिक भक्त हो गए हैं। अपने समाज में जो MP है, MLA हैं या जितने राजनीतिक दल के लीडर हैं, उनके वो राजनीतिक भक्त हो गए हैं। उनको संवैधानिक हक अधिकारों की तरफ उनका ध्यान नहीं जा करके उनका ध्यान अपने नेताओं के प्रति ज्यादा रहता है, और जो नेता है उन लोगों का ध्यान अपने स्वार्थ के प्रति ज्यादा रहता है। वो एनी हाउ किसी तरह वो अपना पद बचाए रहते हैं, और वो किसी पद पर नहीं है तो किसी पद को पाने के लालच में वो अपनी तमाम ऊर्जा लगाए रहते हैं और अपने समर्थकों को अपने प्रति अपना ध्यान, उन लोगों का ध्यान आकर्षित किए रहते हैं। इस वजह से जो केंद्र सरकार के द्वारा या जो भी संवैधानिक अधिकारों पर, विशेष रूप से हम लोगों का जिस OBC समाज से हम लोग आते हैं, OBC के जो हक अधिकार है उस पर जो हमला किया जा रहा है उसके बारे में ये लोग बता नहीं पाते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हम लोगों को
जैसे अगर SC ST से OBC की तुलना की जाए तो SC ST के लोग बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं, वो बहुत जागरूक हो गए हैं पहले की अपेक्षा में। हम लोगों को शर्म आना चाहिए कि जो SC ST के जो लोग हैं, वो 2 अप्रैल का जब एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई केंद्र सरकार के द्वारा, तो उस पर वो लोग टूट पड़े और पूरे भारत में बिना किसी बड़े नेता के कॉल पर वो स्वयं एक वायरल मैसेज के द्वारा एकत्रित हो गए और पूरे भारत में उन्होंने क्रांति का बिगुल बजा दिया। इस वजह से वो लोग अपने अधिकार को बचा लिए। और उसके बाद 13 पॉइंट रोस्टर का भी मामला यही सेम हुआ। लेकिन OBC हम लोग बहुत बड़े तबका के लोग हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उन लोग की हिम्मत कैसे हो रही है कि OBC के हक अधिकारों पर वो लोग हाथ डाल रहे हैं? तो इन सभी बातों को हम OBC लोगों को समझना चाहिए और विशेष रूप से गांव-गांव जाकर के लोगों को समझाना चाहिए। और सर, एक बहुत बड़ा आंदोलन की तो सख्त जरूरत है। इस पर तत्काल जो नीट का मामला चल रहा है, हम लोग इस पर एक आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करें, या जैसे भी हो आप लोग एक रणनीति बना करके, हम युवा लोग हैं, हम लोगों के पास अथाह ऊर्जा है, एनर्जी है, आप लोग गाइड करें और हम लोगों को बताएं। हम लोग उस आप लोगों का फॉलो करते हुए हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। और हम लोग पहले वाले युवा नहीं है, हम लोग अब नहीं चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां हम लोगों के ऊपर अंगुली उठाए। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा। सोनू यादव जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सभी से अनुरोध है, जो भी जहां से भी जुड़े साथी हैं, चैट बॉक्स में अपना पता, स्थान, फोन नंबर, ताकि आपसे संपर्क किया जा सके, डालने का कष्ट करें। और मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय डॉक्टर रमेश चौधरी जी, अगर आ गए हों तो अपनी बात रखें, अन्यथा जो है विजय प्रताप जी तैयार रहें। विजय प्रताप जी, विजय प्रताप जी, विजय प्रताप जी अपने को अनम्यूट रखें और जो है आज के विषय में चर्चा करें। जय हिंद सर, और जितने भी दोस्त लोग जुड़े हुए हैं वो भी समाज के, उन सब वो भाइयों को, सब मित्रों को, हमसे सीनियर जो भी हैं, सबको जय हिंद। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सोनू भाई जी को, जो मुझे और समाज और मुझे भी जुड़ सर। OBC के समाज में यही कहना चाहेंगे कि हमारे समाज के जो लोग जुड़ करके या तो सत्ता पाने के लिए या पावर पाने के लिए जो अंधेरे में है, उन लोगों को हम लोग को जगाने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। इस देश में सबसे ज्यादा OBC समाज के लोग हैं और OBC समाज का आज क्या दुर्दशा है भारत देश में, ये देखने लायक चीज है। अगर कोई हमारा समाज का आदमी सत्ता में बैठा रहता है, चाहे पावर में रहता है, चाहे कुर्सी पद पर बैठा रहता है, और उनके यहाँ हम जाकर कोई पैरवी करते हैं, चाहे कोई बात को लेकर के हम वहां पर गुहार लगाते हैं, हमारे समाज के लोग हमें ठुकरा करके वहां से लौटा देते हैं। इन सब चीजों को लेकर के जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको जहां से जहां तक हो सके उनको और प्रेरित के साथ साथ और भी जो लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो दुर्भाग्यवश हम लोगों से मिल नहीं पाते हैं, एक ऐसा मंच का संगठन तैयार किया जाए, एक ऐसा मंच तैयार किया जाए ताकि वहाँ पर जितने OBC समाज के लोग हों, वो लोग एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे को बात को समझें, तब जा करके कहीं हमारे OBC समाज को भला हो सकता है और हम जाग सकते हैं। बस इतना ही कह करके अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय भारत, जय संविधान। जी, मोहन कुमार यादव जी जो है अपने आप को अनम्यूट करें और आज के विषय पर अपनी बात करें। मोहन कुमार यादव जी, मोहन जी। धन्यवाद कश्यप सर। सामाजिक परिवर्तन गठबंधन के द्वारा आज की जो मीटिंग रखी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे रखी गई है, के लिए मैं सभी जिम्मेदारों को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। और जो भी साथी अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के इसमें जुड़े हैं, भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत सारे साथियों ने अपनी बात रखी है और काफ़ी समय भी हो चुका है, तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, परंतु वो न बोलते हुए जो समय का अभाव है, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। जब से नीट वाला मामला हुआ है,
तरफ से बहुत से संगठनों के द्वारा अलग अलग कॉल किया गया है। वो अलग अलग तरीके से अपना आंदोलन का उन्होंने शुरुआत किया है। जैसे मैं चर्चा करना चाहूँगा मंडल आर्मी का। मंडल आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही जी, उनके द्वारा 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। डॉक्टर RS पटेल है सरदार सेना के, आज उत्तर प्रदेश में उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन दिया अपने संगठन के द्वारा। या भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण जी के द्वारा जो दिल्ली में NCBC का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके सामने उसका घेराव का जो उनका आज का कार्यक्रम। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अलग अलग संगठन जितनी उनकी स्ट्रेंथ है, जितनी क्षमता है, उसके आधार पे वो अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सामाजिक परिवर्तन गठबंधन के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मैं विनती अपील करना चाहता हूं कि वो इस मुद्दे पर एक कॉमन सेंस बनाए, सबसे संपर्क करके, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर एक बृहद आंदोलन हम लोग कर सकें। और 19 का जो मंडल आर्मी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने जो धरना का ऐलान किया गया है, उसमें जितने भी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं वो अपने संगठन के द्वारा उसको समर्थन देते हुए घोषणा करें सोशल मीडिया पर, और जहां तक उनके लोग दिल्ली पहुंचने में सक्षम हो वहां तक वो पहुंचाए। बातें बहुत सारी है, मुख्य रूप से मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर इनिशिएटिव तौर पर सामाजिक परिवर्तन संगठन आगे आकर, गठबंधन आगे आकर के अगर इन सभी को हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। और ये बातें चर्चा में आ चुकी है। 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर 5 मार्च को हम लोगों ने संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा बंद किया था और वो फैसला सरकार को वापस लेना पड़ा था। 2 अप्रैल की भी बात आई थी। तो इस तरीके से भारत बंद का मामला हो या जो भी हो, एक डेट को निश्चित करके हम लोग राष्ट्रीय तौर पे बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा दबाव सरकार पर क्रिएट कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है जो मैं आज के इस मुद्दे पर रखना चाहता हूँ। जी, थैंक यू मोहन कुमार यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेन बात आपकी एक, जितने भी संगठन है सब लोगों को मिलकर के जो है एकजुट होकर के काम करना चाहिए। साथियों, रमेश प्रसाद यादव जी हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ, वो आज अपनी बात रखें इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर। रमेश प्रसाद यादव जी, जी रमेश प्रसाद यादव जी अपने आप को अनम्यूट करें। रमेश प्रसाद यादव जी, जी हरीश चंद जी, आप रमेश चंद जी तो दिखाई नहीं दिए। नेक्स्ट किसको बुलाएं? रमेश बाबू ये हो गए। साथियों, जिन साथियों को अपनी बात रखनी है वो हैंड रेज कर दें और अपना नाम आने पर जो है बात रखें आज की, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। जी रमेश प्रसाद यादव जी, मनोज जी, आवाज नहीं आ रही है जी, आवाज नहीं आ रही। मनोज कुमार जी, जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, आपने बात रखी सर। जी सर, मेरा मानना है सर, जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 SC/ST एक्ट पर हम तमाम लोग एक साथ सर आंदोलन किए सर, उसमें हम लोग भी सम्मिलित थे सर, और उसको वापस लेना पड़ा सर सरकार को। 13 पॉइंट रोस्टर, 200 पॉइंट रोस्टर के सवाल पर हम लोग सड़क पर आए थे, उस पर भी सरकार को वापस लेना पड़ा सर। तो फिर यह मुद्दा जो आया तो हम लोग, मेरा अपना राय है सर, जैसे SC/ST समाज के लोग जो है, माइनॉरिटी के लोग जो है, OBC के जो लोग हैं, यानी जितने वंचित समाज के लोग हैं सर, तमाम लोग एक मिलजुल करके सर एक आ जाएगा सर, और तमाम लोग सड़क पे आएंगे तो सरकार को सुनना पड़ेगा सर। और कुछ साथी लोगों का कहना हुआ जो कि MP लोगों को कहना है, MLA लोगों को माने अपना प्रतिवेदन देना है, वो तो देना ही चाहिए हम लोग को, क्योंकि उन लोगों को भी पता चले जो लोग जागरूक है। जागरूक समाज से सब डरता है सर। और सरकार की जहां तक बात है, मेरा मानना इस 6 साल से सरकार नहीं चल रहा है सर, ये सर्कस चल रहा है। इस सर्कस को तमाम लोगों को सड़क पर आकर के इसका विरोध करके इस सर्कस को बंद करना चाहिए सर। जी सर, थैंक यू, बहुत अच्छी बात बताई।
ये जी, सरकार नहीं सर। चल रहा है सर। जी जी सरकार ऐसे चलता है सर, आज तक जितना हमारा उम्र हुआ आज तक नहीं देखा सर इस तरह से सरकार चलते हुए। और हमको पता नहीं है कहाँ कैसे यहाँ के नौजवान लोग बैठे हुए हैं सर, हमको समझ से परे बात है सर। अभी तक तो आग लग जाना चाहिए देश में सर। जी 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 जो वार्ड सदस्य ने जीतना चाहिए जिसको सर, वो लोकसभा पर राज्यसभा पर कब्जा किए हुए हैं सर। जी जी और हम लोग की आबादी देखिए और हम लोगों का वहां पर भागीदारी देखिए, बहुत अफसोस होता है सर। जी 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 वहीं कोई पोजीशन नहीं है हम लोग का, और जो लोग हैं वो दलाल बन के काम कर रहे हैं सर। जितने लोग इस ऑनलाइन मीटिंग में है सर, सब लोग समझ रहे हैं सर क्या हो रहा है देश में, और वो लोग नहीं समझते हैं जो सदन में जाके बैठते हैं। उसको तो कम से कम हम लोग जाके बताते हैं, आपका दलाली हम लोग समझते हैं, आपको समाज में नहीं घूमने देंगे। इतना भी नहीं हम लोग कर पाते हैं सर। जी जी सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। संक्षेप में आपका कहना है कि बिना एकजुट हुए बात बनने वाली नहीं है। नहीं है सर। जिनका प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है इस देश में, और वो राज्यसभा में बैठ करके इस देश को गवर्निंग का काम कर रहे हैं, ये जो है नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं सर, हमको डिस्कशन होती है सर, जब रिजर्वेशन वाला आदमी बर्बाद कर दिया देश को, तो मैं यही सवाल करता हूं उससे, जो जितना देश का भगोड़ा है, जो देश का पैसा लूट करके भागा, उसमें कितना आरक्षण वाला था? आरबीआई का गवर्नर क्या वो आरक्षण वाला बना? सीबीआई का निदेशक, इलेक्शन कमीशन का जो मुख्य आदमी होता है, जो पाकिस्तान से माना जाए, वो जो क्या कहते हैं टेररिस्ट को लाया, जो दलाली करके, वो कितना माना जाए, वो क्या कहते हैं आपको सर, रिजर्वेशन वाला है, उस पर खामोश हो जाता है। जितना देश को लूटा सर, उसमें क्या वो आरक्षण वाला है सर? इसमें दिल्ली में पकड़ाया सर कोई शर्मा डॉक्टर सर, किडनी निकालने वाला, वो कौन आरक्षण वाला था सर? जी जी। लेकिन चूंकि हम लोग का सामाजिक न्याय का जो नेता है, जो तथाकथित नेता है सर, ये लोग खोल पीने हुए हैं सर। ये लोग सच्चाई में सर समाजवाद वाला नेता नहीं है सर, ये समाजवाद का खोल पीन करके मजा लूट रहा है सर। जी जी जी। इस क्रोनोलॉजी को समझना होगा सर। बहुत तकलीफ होती, बहुत दर्द है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फिर अगली बैठक में आपके पूरे विचार लिए जाएंगे सर। फिर समय की ओर है, धन्यवाद सर। संक्षेप में विनोद कुमार जी हैंड रेज किए हुए हैं, वो अपनी बात रखते हैं। विनोद कुमार जी। सभी साथियों को जय ओबीसी, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं यही कहना चाहूंगा सर कि अभी 13 जुलाई से 27% ओबीसी का मंत्रिमंडल बना है, और उसमें 80 मिला के 46 लोग हैं। ओबीसी का प्रधानमंत्री है, तथाकथित ओबीसी का प्रधानमंत्री है, और एससी के राष्ट्रपति हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल चुका है, और ये पिछड़े वर्ग का जो धर्मेंद्र प्रधान है, पिछड़े वर्ग का मंत्री है, जिसको मंत्री बना के उससे घोषणा करवाया गया निशंक ब्राह्मण को हटवा के, तो ओबीसी के हाथों हत्या करवाई, और ये सभी ओबीसी हैं। अब हमको इनसे कोई उम्मीद नहीं है, एकदम क्लियर हो गया। अब क्षमा याचना की जरूरत नहीं है। जो ये सोशल रिफॉर्म अलायंस है, ये जो गठबंधन है, जो इसकी 25 तारीख को अभी मीटिंग होने वाली है, जो भी जहां भी क्षेत्रीय मोर्चा जो है सभी उसके तले आए, बैठ के मीटिंग करे, और आंदोलन के अलावा एक उग्र आंदोलन, बिल्कुल जैसा साथियों ने बोला 2 अप्रैल की तरह उग्र आंदोलन होना चाहिए। और विशेषकर ये इतना अच्छा समय है कि अभी आने वाले 5-6 महीने के अंदर में आपका यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और आपका ये गुजरात, इन स्टेटों में जो है अभी चुनाव होना, और ये सब गुजरात को छोड़कर सब हिंदी भाषी स्टेट हैं। हिंदी भाषी राज्यों के ओबीसी सोए हुए हैं। हम सबको सीख लेना चाहिए कि इस मुद्दे को स्टालिन ने, तमिलनाडु साउथ ने और आंध्र के जवाहर मोहन रेड्डी ने बहुत तेजी से उठा रहे हैं, और उन्होंने कह दिया कि अगर नहीं मिलेगा तो हमको इस नीट परीक्षा का बहिष्कार करना पड़ेगा, हम उसको नहीं मानेंगे। तो हमको उग्र आंदोलन करना है। सब साथी तैयार हैं। 25 की मीटिंग में आप निर्णय लीजिए, दिया जा सकता है, बिल्कुल रास्ता है।
जब EWS का मामला आया था तो उसको बिना किसी एक अध्यादेश लाया गया, उससे ना तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, ना ये सुप्रीम कोर्ट भी सहमत, सरकार भी सहमत, दे दिया। अब हमारे मामले में वो जैसे भाई साहब ने कहा सलोनी का मामला लटका दिया, उसको आप लटके रहने दीजिए, वो 20 साल भी वो निर्णय नहीं देंगे। सरकार चाहे तो एक अध्यादेश लाके हम सबको नीट में रिजर्वेशन दे सकती है, वो मामला है, चलते रहे। स्टालिन के मामले को लाके सलोनी के मामले से क्लब कर दिया, ये क्या बात हुआ? यानी इनकी मंशा नहीं है भलाई होती हुए, तो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन के अलावा, सड़कों पे आने के अलावा, और केवल ये जो गठबंधन है यही लोग फ्रंट में रहे, यही लीडर रहे, जो विभिन्न पार्टियों के आ रहे हैं, चंद्रशेखर रावण है या तेजस्वी है, जो भी है, इनको आप फ्रंट में मत रखिए, इनको आप बैक में रखिए, लीडरशिप अपने हाथ में लीजिए, तभी कुछ होगा। अदरवाइज पॉलिटिकल स्टंट हो जाएगा, एजेंडा हो जाएगा और हमको सफलता नहीं मिलेगी। अपने हाथों में लीजिए, इनको पीछे लीजिए, पीछे से सपोर्ट लीजिए, आगे बिल्कुल मत आने दीजिए। हम सफल होंगे और 2 अप्रैल जैसे ही सफल होंगे। और हिंदी भाषी वालों को साउथ के साथ एकदम ताल में ताल मिला के पूरा ये समझना होगा, इससे बढ़िया मौका नहीं है। हम तन मन धन से जैसा जरूरत है, हम सोशल रिफॉर्म में जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके अंडर में जो मिस्टर शाह हैं दिल्ली वाले, ये सबको मिला के हो रहा। हम डॉक्टर GS कपिल साहब को ही जानते हैं, डॉक्टर वरदानी साहब को जानते, सबको है। बहुत अच्छा चीज है, होना चाहिए, और हम सब साथ में हैं। और ये देरी करने की जरूरत नहीं है, 25 तारीख के अंदर में 9 दिन और हैं, आप निर्णय लीजिए सभी लोग जो दिल्ली में है, और हम सब साथ में हैं और हम अपना साथ देंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ओम प्रकाश, ओम जी अपना हैंड रेज किए हैं, आप वो भी अपनी बात सर एक मिनट तो बोलना चाहेंगे। अभी विनोद कुमार पटेल जी बोल रहे थे जी सर। जी हाँ हाँ, ये कहना चाहता, हाँ सर, पटेल साहब जो बिल्कुल बोले कि जो 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट पोस्टर पे भारत बंद हुआ था, इससे पहले मनोज यादव जी बोले मधेपुरा से, और मैं बता दूं कि 13 पॉइंट पोस्टर पे जो भारत बंद हुआ था उसका कोऑर्डिनेटर, सारा कोऑर्डिनेटर हुए थे संगठन और भी पॉलिटिकल लीडर हुए। तो उस समय बहुत सारे लोग थे, एक जगह एक पोल पे लेने का था मेरा। और मुझे क्या हुआ है, आज भी जितनी भी आपने अभी कहा समाज परिवर्तन गठबंधन, तो सामाजिक परिवर्तन गठबंधन भी जो है, जो सोशल रिवॉल्यूशन, रिफॉर्म नहीं होगा, परिवर्तन का अर्थ है वहाँ गलत ये हुआ है। परिवर्तन का अर्थ होता है क्रांति, क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन, और रिवॉल्यूशन का भी अर्थ होता है परिवर्तन, क्रांति। जी मंडल साहब, आपकी आवाज बंद हो गई जी। ओम कुमार, ओम जी ने हैंड रेज किया था, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, तो ठीक है। साथियों, ये जो कार्यक्रम जो है लंबे समय से चल रहा है, जिन साथियों को अपनी बात रखनी है आज के इस विषय पर, वो अपना हैंड रेज कर दें या अपना हाथ उठा दें, तो ताकि आगे बात हो सके, क्योंकि समय का भी एक सीमा होती है जी। यदि डॉक्टर रमेश चौधरी जी जुड़ गए हों तो वो अपनी बात रखें जी। डॉक्टर रमेश चौधरी जी हैं तो दिख तो रहे हैं कार्यक्रम में। जी हाँ, हेलो सर। जी सर, जी सर, आवाज जा रही है? जी जा रही है आवाज। मंडल साहब बोलिए। हुआ था और सारे आज भी से प्रोफेसर जो ये शाह साहब हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बात हुई, फिर जितने भी वाम सेफ के धारा है उनसे भी बात हुई। वो लोग भी एश्योर्ड किए थे कि हम अटेंड करेंगे, लेकिन आज नहीं हुए, फिर नेक्स्ट टाइम प्रयास करेंगे। हमारे संगठन है, हम उनको एक पोल पे लाएंगे, लेकिन इसके लिए सबों की देख करें। मंडल साहब आवाज बंद हो गई फिर आपकी।
जी ओम प्रकाश, ओम जी अपने आप को अनम्यूट रखें और बात रखें अपनी आप। ओम प्रकाश, ओम जी जी। ये रिलिम से कौन जुड़े हैं, ये भी अपनी बात रखें, हैंड रेज किए हैं। रिलिम नार्जो 20 नाम से जुड़े हैं जो। यदि एडवोकेट आर राजेश जी सुन रहे हो तो अपने आप को अनम्यूट करें और हेलो। अपनी आज के विषय बात रखें। हेलो। जी एडवोकेट साहब। हेलो। जी सर, एडवोकेट आर राजेश जी। कोई बोल रहे हैं पीछे लगता है, कोई और बोल रहे हैं, क्या लगता है? नहीं नहीं, सब बंद है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही सर आवाज। ये मंडल जी चले गए क्या? मंडल जी के नेटवर्क में प्रॉब्लम होने के कारण जो है उनकी आवाज नहीं रही, आउट है मंडल जी। मैं थोड़ा ये सोशल रिफॉर्मेशन अलायंस जो है उसके बारे में मैं बता दूं आप लोगों को कि यह एक ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स ए गैदरिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल्स कंसर्निंग द बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस का मतलब SC ST प्लस OBC को मिला करके एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया गया है। इसका पर्पस है, पहला पर्पस है कि जितने भी हमारे छोटे छोटे ग्रुप हैं भारत देश में, डिफरेंट स्टेट में, उन ग्रुप को अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को खत्म करके एक ग्रुप, बिगर ग्रुप बना दिया जाए, जिसको आप बैकवर्ड क्लास कहें या जो कहें। हमारी ताकत इसीलिए कम है आज के डेट में कि हम छोटे छोटे टुकड़े में पूरी तरह बटे हुए हैं, और इसके चलते हम लोगों को ये दिन देखना, इस समाज के लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। अब देखिए, इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न कि इस समाज की आबादी 90% है और इस समाज को रूल किया जा रहा है 10% के लोगों के द्वारा। इस बात को मैं काफ़ी देर से सुन रहा था, शुरू से ही हम इसमें जुड़े हुए हैं, और हमारे जो यंग जनरेशन है उनके अंदर इतनी, मैं क्या कहूँ उसको, आई कैन एक्सप्रेस दैट कि दैट मच एंगर इन लोगों के अंदर है कि हमारा अधिकार छीना जा रहा है। तो उस दिशा में काम करने के लिए सारे लोग तैयार हैं, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी कोई भी काम आप लोग ऐसा ना सोचें या ना करें कि कानून को अपने हाथ में लेके कोई भी कार्रवाई नहीं करनी। संविधान आपको फंडामेंटल राइट देता है, रिजर्वेशन आपका संवैधानिक अधिकार है, ये किसी गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ नहीं है। ये जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर थे, एक बहुत बड़ी ताकत इस देश के लोगों को दी है, और किसी भी गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव ड्यूटी बनता है कि वहाँ जो पीछे छूट गए हैं, जिसको पिछड़ा समाज आप कह सकते हैं, उनको आप समाज की मुख्य धारा में लाइए। तो ये हमारा सोशल रिफॉर्मेशन या रिवॉल्यूशन जो कहिए अलायंस, इसकी मीटिंग आंध्रा हाउस में 25 तारीख को होने जा रही है। इसमें देखिए, देश में जितने भी बैकवर्ड क्लासेस के डिफरेंट ग्रुप, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर। अच्छा, जी आवाज आ रही है। इस देश में फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, जैसे रिटायर्ड जजेज हैं, लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IAS IPS हैं, सारे लोग इसमें मिले हुए हैं जो इस तरह के विचार से ये समझ रहे हैं कि इस समाज, इतना पॉपुलेटेड समाज के साथ इस तरह का इनजस्टिस क्यों। तो उसका रूट कॉज ये माना गया कि भाई सारे लोग बिखरे हुए एक हो जाइए, और जिस दिन आप एक हो जाएंगे उस दिन इस देश की तकदीर आपके द्वारा लिखी जाएगी, और आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो मैं कन्फाइन करता हूँ नाउ, आई एम कन्फाइनिंग माय स्पीच ऑन द नीट रिजर्वेशन। इसमें क्या है
कि मैं सुन रहा था कि देखिए नेशनल जो बैकवर्ड कमीशन है वहाँ साउथ के लोगों ने अप्रोच किया और नेशनल बैकवर्ड कमीशन ने हेल्थ सेक्रेटरी को समन किया। हेल्थ सेक्रेटरी अपीयर्ड बिफोर द कमीशन एंड हेल्थ सेक्रेटरी एश्योर्ड द कमीशन कि मैं 27% रिजर्वेशन के बारे में एक कमेटी बना करके 1 महीने 2 महीने के अंदर आपको इन्फॉर्म करूंगा। और नेक्स्ट डेट पे ये लोग अपीयर हुए और नेशनल कमीशन ने ऑर्डर पास किया कि 27% रिजर्वेशन आप नीट में इंश्योर करिए। और इस ऑर्डर के बावजूद ये हेल्थ सेक्रेटरी लोगों ने बाद में कहा कि मैं इस पे 1 सप्ताह के अंदर आपको बताता हूँ, विचार करता हूँ। और वो बाद में इन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने से। एट द सेम टाइम तमिलनाडु मद्रास हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है इसमें और उन्होंने भी कहा है रिजर्व आपको 27% इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उस ऑर्डर को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो कंटेम्प्ट, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उनके खिलाफ शायद कंटेम्प्ट फाइल हो चुका है या इट इज अबाउट टू बी फाइल बिफोर द मद्रास हाई कोर्ट। नाउ सो फार एज मैटर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इज पेंडिंग, सलोनी कुमार या इसके बारे में कहा जा रहा है। तो देखिए जहाँ तक मैं उस मैटर के बारे में पूरी तरह अवगत नहीं हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं उस केस के बारे में। बट जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि उस केस से इस रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट नहीं करना या सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर इस तरह का कोई स्टे होता तो हेल्थ सेक्रेटरी भारत सरकार का नेशनल कमीशन में या मद्रास हाई कोर्ट में जरूर एफिडेविट पे कहता द स्टे हैज बीन ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट द रिजर्वेशन। तो ये आज का प्रेजेंट सिचुएशन है। अब वहाँ की लीगली ये स्थिति है, उसको फिर आगे देखा जाएगा। बट डेमोक्रेटिकली अब आपको अपनी ताकत के साथ खड़े होना है और आपके समाज के, हमारे समाज के जितने भी मेंबर ऑफ लॉ मेकर ऑफ दिस कंट्री हैं उनसे आप पूछिए, उनको बोलिए कि भाई हमने हमारा आपको भेजा है वहाँ पे और हमारा राइट के खिलाफ आप वहाँ डिसाइड कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, आपके खिलाफ खड़े हो जाए। उनको कन्विंस करिए। और हमारा जो SRA है वो 25 के बाद हम लोग का भी यही प्लान है कि हम लोग के मंथन से जो भी निकलेगा और उसमें सारे रिजर्वेशन के इश्यूज हैं। कास्ट सेंसस के बारे में है कि कास्ट सेंसस इज द नीड, कंपेलिंग नीड ऑफ द आवर। उसमें हम लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने एक सेमिनार भी किया था, उसमें रिटायर्ड जजेस भी आए थे हाई कोर्ट के, काफ़ी लॉयर्स थे और कुछ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी जुड़े हुए थे। तो ये 1900 देश की आज़ादी के बाद से, जब से देश आज़ाद हुआ है, कोई हमारे यहाँ जनगणना हुई नहीं बैकवर्ड क्लासेस। इवन जो मंडल जी का जो रिजर्वेशन उन्होंने एक अपना निकाला था बेसिस, तो वो भी 1931 का लिया था कांग्रेस के पीरियड। तो यह भी एक हमारा है कि हमारा पॉपुलेशन अब तो 90 के आसपास होने जा रहा है। तो जैसे ही जनगणना होगा हमें अपनी ताकत का पता चलेगा कि हमारा पॉपुलेशन हो चुका है और हमको अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन जो भागीदारी हमारा इस देश के स्ट्रक्चर में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में इंश्योर करना इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे एज पर द। हम तो अपना संवैधानिक अधिकार के लिए मांग रहे हैं और किसी भी देश की सरकार का ये पॉजिटिव ड्यूटी बनता है कि अगर समाज का कोई आदमी पीछे रह गया है तो उनको हम बराबरी का दर्जा दें, चाहे रिजर्व करके दें या और जो भी आपका है। धनी प्रसाद जी लगता है बैठे हुए हैं, ये जुड़ते हैं हमारे साथ रविवार को हमेशा। तो ये सब, एक धनी प्रसाद जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? जी सुन रहे हैं। धनी प्रसाद जी से मैं 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। धनी प्रसाद जी बात करिए। धनी प्रसाद जी सुन रहे हैं? आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? बिल्कुल सुन रहे हैं सर आपकी। हाँ, आपने वो रेलवे का जो आपने नंबर दिया था वो अवधेश जी को दिया क्या आपने? हाँ, अवधेश जी को दे दिया जी। वो रेलवे वालों, तो आप लोग 25 को हैं क्या उधर? हाँ आएंगे, आपसे मिलेंगे सर। हाँ ठीक। तो
तो यही मेरा कहना था। हरीश जी आ ही गए, हरीश जी आ ही रहे 25 को। हरीश जी 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 सर जी मेरे पैर फ्रैक्चर है। अच्छा अच्छा, फ्रैक्चर हो गया, कैसे? आपकी आवाज कट रही है हरीश जी। पिछले 5 जून को जी, इसलिए ये मेरा पैर जो है ना, आज से मैं थोड़ा थोड़ा चल रहा हूँ, उस पर वेट दे रहा हूँ। अगर उस समय अनुकूल हुआ तो आ जाएंगे, नहीं तो कश्यप साहब रहेंगे ही रहेंगे। यस, कश्यप साहब हमारी तरफ से, और धनी प्रसाद निषाद जी और बहुत सारे लोग रहेंगे। डॉक्टर जी सिंह कश्यप भी रहूंगा, मेरा रिजर्वेशन हो चुका है। हाँ कश्यप। तो आप देखिएगा हरीश जी, इतने दिनों में ठीक हो जाइए, ताकत आपके पास बहुत है और आ जाइएगा, है ना। तो उस मंथन से देखिए हम लोग कुछ निकलता है। और डॉक्टर साहब पाल साहब भी आएंगे, मेरे ख्याल से पाल साहब हैं, चले गए। तो फिर 25 को सर आपकी बात पूरी हो गई? जी सर, मैं डिस्कशन करूँगा। आपकी बात पूरी हो गई सर? एडवोकेट जाएंगे, बात तो हो जाएगी। सबसे टेलीफोन पे भी बात करना होगा राजेश बाबू। ये रिलिम अब टेलीफोन से बात हो रही है, मैसेज भी जा रहा है, बात करनी होगी। ठीक है, मैसेज। रिलिम नार्जो 20 हैंड रेज किए हुए अपनी बात कहें। रिलिम जब आते हैं तो आप चले जाते हैं। ओम प्रकाश ओम जी भी हैंड रेज किए हुए, वो भी अपनी बात कहें। ओम प्रकाश ओम जी अब नहीं है लग रहा। जिन भी साथियों को अपनी बात रखनी है वो अपना हैंड रेज करें और बात करें, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। आज का मुद्दा यही है कि हम जो है नीट में जो आरक्षण समाप्त हुआ है, उस आरक्षण को हम कैसे ले सकते हैं, इनकी रणनीति पर विचार करना। ये कार्यक्रम लाइव है फेसबुक पर, और क्योंकि इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारा हक अधिकार है, हम अपना हक अधिकार लेने के लिए जो है जी। मैं ध्यान मोहन जी, मैं जरूर याद रखूंगा, समय का ध्यान रखा जाए। मोहन कुमार यादव भी लिख रहे हैं कि समय का ध्यान रखा जाए, क्योंकि 8 ही बजे से हम लोग बैठे हुए हैं। हरीश जी, अगर इसके अलावा कोई नहीं बोलने वाले हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इसका कार्यक्रम को कंक्लूड करें। हरीश जी, हरीश मंडल जी जी तो कंक्लूड किया जाए सर? जी कंक्लूड किया जाए सर। हेलो जी कंक्लूड किया जाए। रमेश प्रसाद रमेश प्रसाद यादव जी बोलेंगे है सर जी। अच्छा बोलने दिया जाए सर। हाँ, रमेश प्रसाद यादव जी, रमेश प्रसाद यादव जी, रमेश प्रसाद यादव जी यदि अपनी बात रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जी मंडल साहब, आप इसको कंक्लूड करिए। इसमें 3 बातें मुख्य रूप से आई सामने। एक तो चूंकि हम लोगों को, चूंकि कमांड और डिमांड, कमांड आज की डेट में दुश्मन के पास है और